नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं हमारे विजेताओं की जन्म कुंडली का अध्ययन करने की श्रृंखला में तीसरी जन्म कुंडली को लेकर थर्ड जन्म कुंडली आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये जो जन्म कुंडली है ये समरजीत जी की है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 4 जनवरी 1993। जन्म का समय है सुबह के 4:10 और जन्म स्थान जो इन्होंने दिया हुआ है वो है जालंधर, पंजाब। जो दर्शक इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है, इस प्रक्रिया को आप सीखना चाहते हैं या किन पॉइंट्स को शुरुआत में जन्म कुंडली में देखा जाता है, तो आप भी जो मैंने जन्म का विवरण बताया है स्क्रीन पर आपके सामने लगा भी हुआ है, उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में बना लीजिए। फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूं। उसके बाद में इन्होंने अपने विषय में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से तराशने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने रविवार के दिन, अब देखिए जो इनका जन्म है वो 4 जनवरी, तो अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 4 जनवरी इनका जन्म सुबह के 4:10 का है, जो कि रात के 12 बजे के बाद इनका ऑफिशियल अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो जो दिन है वो सोमवार माना जाएगा। लेकिन अगर हम ज्योतिषी वार की चर्चा करते हैं, क्योंकि जन्म सूर्योदय से पहले का है, तो ये रविवार के दिन, तो पंचांग में रविवार माना जाएगा और ग्रहों को जो बल मिलेगा वाराधिपति बल वो रविवार के आधार पर ही मिलने वाला है। तो इन्होंने रविवार के दिन पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया है। मनुष्य गण की है ये, मेष राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश बनते हैं और कुंडली इनकी बनती है वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न और मेष राशि पूरी तरह से मंगल से प्रभावित, तत्वतः अलग अलग हैं परंतु दोनों ही राशियां मंगल की हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ठीक ही हम श्रेष्ठ मान सकते हैं। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में मंगल बनते हैं, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नपति के जाकर के अष्टम भाव में बैठना अवयोग होता है, जो कि जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। स्त्री की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है, किसी की भी जन्म कुंडली में अष्टम में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, परंतु अगर स्त्री की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो, बिना कुंडली मिलाए या प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट कुंडली नहीं मिलाई जाती विवाह के पहले, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में आती हैं। ये सूत्र है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। इनकी जन्म कुंडली में बाकी देखा जाए तो चंद्रमा, जैसा मैंने बताया, मेष राशि, तो भाग्याधिपति होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्यपति का षष्ठ भाव में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपको अपने जीवन काल में अगर भाग्य का साथ चाहिए तो कुछ हद तक आपको अपने लाइफ के साथ में रिस्क लेना पड़ेगा। इन्होंने अपने विषय में तो ऐसा कुछ खास बताया नहीं है, बस इन्होंने यही कहा है कि मेरी शादी हो चुकी है बट डाइवोर्स केस चल रहा है। उसका सीधे सीधे कारण है, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख लीजिए, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं, अर्थात सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना। सप्तम भाव में जो वृषभ राशि के केतु हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो वृषभ राशि में केतु नीच के हो जाते हैं, तो सप्तम भाव में केतु का होना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि परेशानी का कारण बना। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि गुरु 19 अंश पर गुरु की दृष्टि है, परंतु जन्म कुंडली का मिलान प्रॉपर नहीं हुआ होगा, इस बात की श्योरिटी है, तभी डाइवोर्स की स्थिति आई है। सप्तम पति भी चतुर्थ में जाकर के बैठे हैं, दिग्बली हैं, हालांकि वो शुक्र हैं, शनि के घर में बैठे हैं, तो तात्कालिक रूप से तो मित्र हैं, तो इनको अति मित्र ही माना जाएगा, परंतु शुक्र का प्रभाव शनि के घर में कोई बहुत अच्छा नहीं आता, क्योंकि शनि दुख के कारक है और शुक्र सुख के कारक है, तो सुख कारक का दुख कारक के घर में जाना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। नवमांश कुंडली में भी अगर आप देखें तो सप्तम भाव के अधिपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और आपकी नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, चतुर्थ भाव के शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो नवमांश में भी शुक्र मंगल का आमने सामने होना ये कुछ परेशानी के कारण बन रहे हैं। और आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं, वो सूर्य शनि और राहु के मध्य पापकर्तरी योग में, तो बिना कुंडली मिलाए विवाह हुआ होगा, इसी के चलते दाम्पत्य में परेशानी है। नहीं तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह को बचाने का कारण बनती है, विवाह को बचा ही लेती है, परंतु अष्टम में मंगल है, बहुत सी चीजें आपकी कुंडली में जो मैंने बताई जिस वजह से, तो अगर इन फ्यूचर विवाह करती हैं दोबारा, क्योंकि उम्र तो अभी आपकी बहुत ज्यादा है नहीं, अगर इन फ्यूचर विवाह करती हैं तो बाकायदा कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि अष्टम का मंगल परेशानी का कारण बनता है। पहला प्रश्न इनका है, विदेश सेटलमेंट हो सकती है गुरुजी, पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीजा कब तक आएगा? आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको 4 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है। शुक्र विदेश पति, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में देखिए लग्नपति अष्टम में है,
स्वदेशपति पराक्रम में है, विदेशपति चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं स्वदेश में, और परमानेंट विदेशपति जाकर के धन भाव में। तो परमानेंट सेटलमेंट अगर आप करना चाहती हैं, क्योंकि अष्टमपति की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है और 12वें का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है दिग्बली होकर के, तो अगर आप विदेश जाना चाहती हैं तो आपकी कुंडली में योग है। परमानेंट सेटलमेंट भी अगर आप लेना चाहती हैं तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन उसका भी योग आपकी कुंडली में है। परेशानी क्यों होगी? परेशानी होने का क्या कारण है? क्योंकि आने वाले समय में आपको राहु की महादशा आने वाली है। सवाल उठता है कि राहु जो कि पापक ग्रह हैं, ये विदेश में सफलता दिलाते हैं या विदेश सेटलमेंट में हेल्प करते हैं? तो फिर दिक्कत क्यों जाएगी? क्योंकि वो आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं और आपका लग्नपति अष्टम भाव में है, जो कि प्रत्येक चीज में संघर्ष कराएगा। तो परेशानी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप सेटलमेंट चाहती हैं तो आपकी कुंडली में उस बात का योग है और आप जा सकती हैं। जैसा कि आपने बताया, आपने अप्लाई किया है, अगर सभी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, नेम वगैरह करेक्ट है, सभी परिस्थितियां जो होती हैं वो चीजें अगर ठीक है, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जून और जुलाई का मंथ आपके वीजा के लिए है। तो 8 जून के बाद से ही आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वीजा आने के जो योग है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप प्रयत्न करें तो आपका हो सकता है। वैसे भी गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो मेष राशि, तो 12वें का स्वामी लग्न पर आएगा, तो ये आपके लिए विदेश के जो योग है उनको प्रबलतम बना देगा। तो बस आपने अप्लाई कर दिया है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि ठीक है, तो जून के बाद से पूरा आपका वीजा आने का योग बनता है। अब मुझे ये एक्चुअली पता नहीं है कि पोलैंड किस डायरेक्शन में आता है, तो मैं इस सिटी की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन का आइडिया नहीं है, मैंने चेक भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी आपका विदेश जाने का प्रबलतम योग है तो वो बन रहा है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मेरे डाइवोर्स केस चल रहा है। देखिए, मैंने इसके विषय में तो आपको पहले ही बता दिया कि मैरिड लाइफ अष्टम में मंगल है, सप्तम में केतु बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब है और वो दिखा ही रही है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो गुरु की दृष्टि है, तो अगला विवाह जब आप करें तो कुंडली मिलाकर अगर करते हैं तो उसको चलाया जा सकता है। फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, अब फ्यूचर कैसा रहेगा की बात अगर हम करते हैं तो राहु की महादशा आपको लगने वाली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली और राशि भी आपकी मेष बनती है। लग्न में राहु बैठे हैं, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो राहु की महादशा कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेगी, लेकिन विदेशपति चतुर्थ में है और आप विदेश जाने का ही प्रयासरत हैं, तो राहु की महादशा में राहु का अंतर बीत जाने दीजिए, उसके बाद अब राहु की दशा में ही सब चीजें होनी है, तो लगभग वो आप ठीक ठाक मानेंगे इसको। कोई बहुत अच्छा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बुरा भी नहीं कह रहा हूँ। अब भाग्यपति षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो अपने जीवन काल में अगर आप रिस्क लेती हैं तो आपके साथ में चीजें ठीक है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाकर के बैठा है और लाभपति जाकर के धन भाव में बैठे, महाधनी योग है आपकी कुंडली में, तो धन इत्यादि के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली मुझे ठीक दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि आपने एक पॉइंट कहा कि लग्नपति अष्टम में बैठे हैं तो संघर्ष होगा, और आप महाधनी योग कह रहे हैं, तो जी हाँ, दोनों चीजें होंगी। अब देखिए, सिर्फ धन की वजह से संघर्ष नहीं होता ना, आपके पास में धन हो परंतु परिवार का सुख ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज में देखा जाता है कि आपको जो जीवन काल है उसमें संघर्ष हो रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं और दाम्पत्य का सुख नहीं है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो, अंतर्द्वंद तो एक अंदर ही अंदर आप परेशानी तो होगी। तो धन इत्यादि के दृष्टिकोण से जन्म कुंडली मजबूत है, धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। दशमपति भी धन भाव में बैठे हैं, धनपति लाभ भाव में बैठे हैं, धन के दृष्टिकोण से कुंडली मजबूत है। तो आर्थिक पक्ष से या आर्थिक दृष्टिकोण से आप फ्यूचर की बात करें तो मुझे ठीक दिखता है। रिश्तों का कष्ट इस जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिला करके आपका विवाह होना चाहिए। तो इतने ही इनके प्रश्न थे। उपाय अगर हम देखें तो आपके लिए किसी भी तरह के जेमस्टोन की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। अगर पेट से संबंधित परेशानी नहीं है तो गुरु का रत्नापुख राज धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक होगा, और अगर है तो कोई भी रत्न आप धारण नहीं करिए, सोने का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन धारण कर लीजिएगा। नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए, पहला उपाय आपके लिए। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, दूसरा उपाय आपके लिए घर के आसपास श्री कृष्ण का, राम जी का, विष्णु भगवान का कोई मंदिर होता है तो नित्य वहां दर्शन करने की अगर आप आदत लगा लेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अब मुझे पता नहीं कि क्योंकि आप पंजाब से हैं और जो आपके नाम से मुझे समझ में आ रहा है तो आप पंजाबी हैं, तो आप पता नहीं करें ना करें, लेकिन फिर भी सूर्य भगवान की आराधना तो आप कर ही सकती हैं। बाकी जो मैंने लोहे का छल्ला बताया, मैंने आपको सोने का छल्ला बताया, सोने का छल्ला आप धारण करिए। राहु की महादशा प्रारंभ होती है तो अगर आप कर सके तो गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करिए, नहीं तो एक लाजवर्त बना करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण कर लीजिएगा जब राहु की दशा प्रारंभ होगी तब। और अगर हम और उपाय की बात करते हैं तो आप एक वो ले लीजिए तांबे का ग्लास, और उस तांबे के ग्लास में नित्य किसी भी एक समय लगभग सुबह उसमें अगर आप जल पिएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इतने ही उपाय हैं, इन उपायों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लीजिए।
मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सूर्य भगवान को जल तो आपको देना ही देना है। गणेश जी का मंत्र भी अगर आप जाप करने लगेंगे तो राहु की दशा के लिए सुरक्षा बन जाएगी। लाजवर्त बनवा करके धारण कर लीजिएगा जब राहु की महादशा प्रारंभ होती है। उसकी विधि इत्यादि अगर आप जानना चाहें तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे कार्यालय में लाजवर्त को धारण करने की विधि पूछ लीजिएगा। तो इतने ही आपके प्रश्न थे और आशा करता हूं कि आप इस जन्म कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगी। साथ ही साथ वो दर्शक जो इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि इनके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, इस जन्म कुंडली से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ मोटिवेटिंग इनके लिए आप कहना चाहते हैं, या कुछ उपाय जो कि आपको लगता है कि इनसे कराए जाएं तो इनकी लाइफ को और अच्छा किया जा सकता है, तो स्वागत है आपका, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।